बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ किया हुआ है, तो हम लोग भी अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स MECH 323 जिसका कोड है, जो कि DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है, उसे स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इसका चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ किया था, जो कि था थर्मोडायनामिक प्रोसेस एंड साइकिल्स। थर्मोडायनामिक प्रोसेस जितने भी हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, हमने इन सब को वन बाय वन डिटेल से यहाँ पे स्टडी किया। उसके बाद हम लोग थर्मोडायनामिक साइकिल्स पे आए। हमने साइकिल्स की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को स्टडी किया, फिर हमने साइकिल के मुतालिक पढ़ा कि साइकिल बेसिकली होता क्या है, और हमने पिछले लेक्चर में अपना कॉर्नर साइकिल स्टडी किया। तो आज हम लोग ऑटो साइकिल को स्टडी करेंगे। ऑटो साइकिल क्या होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस पर ये मुश्तमिल होता है, किस प्रोसेस पर हीट ऐड होती है और किस प्रोसेस पर हीट रिजेक्ट होती है, इसमें कंप्रेशन और एक्सपेंशन किस प्रोसेस पर होती हैं, हम ये सब आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी नोट पैड और पेंसिल्स निकाल लें, ताकि कोई मुश्किल पॉइंट आपको पता चले तो आप उसे नोट करें, और वीडियो के आखिर पे हमें कमेंट के ज़रिए अपनी कन्फ्यूजन की आगाही दे सकें, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। तो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि हम आज स्टडी करेंगे ऑटो साइकिल। ऑटो साइकिल को हम लोग स्पार्क इग्निशन साइकिल भी कहते हैं। स्पार्क इग्निशन साइकिल इसलिए कि इसमें इग्निशन गैस को इग्नाइट करने के लिए स्पार्क प्लग इस्तेमाल होता है। फिर हम लोग इसे कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको यूं इसकी तारीफ कर सकते हैं कि ऐसा साइकिल जिसमें कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर हीट ऐड की जाती है और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर ही हीट रिजेक्ट करवाई जाती है, क्या ऑटो साइकिल कहलाता है। तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, ऑटो साइकिल जो है वो हमारा पेट्रोल इंजन, गैसोलीन इंजन के लिए परफेक्ट साइकिल है, क्योंकि इसमें स्पार्क इग्निशन होती है, स्पार्क प्लग लगा होता है। तो पेट्रोल इंजन में जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर हो, वहां पर हम लोग स्पार्क प्लग का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 4 प्रोसेस से मिलकर बनता है, जिसमें 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं, जिसको हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं, और 2 हमारे पास आइसोमेट्रिक प्रोसेस, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होते हैं। ठीक है, अब इसकी PV और TS डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब हमारा एक प्रोसेस होगा, जब हमारा सिस्टम अपनी कंडीशंस को चेंज करेगा, तो उसमें क्या वेरिएशंस आएंगी। तो सबसे पहले मैं PV डायग्राम इसकी ड्रॉ की मैंने। देखें, हमारे पास प्रोसेस 1 से 2 में क्या हुआ, 1 से 2 में थर्मोडायनामिक का कौन सा प्रोसेस आपको ये नजर आ रहा है। 1 से 2 रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। 1 से 2 प्रोसेस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई हमारी, कि हमारा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जब आया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। एक्सपेंशन में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिक। तो हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस होता है PV की पावर गैमा इक्वल टू C। ठीक है, रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। फिर हमारे पास जो 2 से 3 प्रोसेस है, 2 से 3 वो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस, क्योंकि 2 से 3 प्रोसेस में हमारी जो हीट है वो रिजेक्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास वेस्ट गैसेस की फॉर्म में। ठीक है, तो रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कौन सा होगा, 2 से 3, जिसमें हमारा ये देखें PV डायग्राम क्या शो कर रही है
कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, इट मींस कि V2 बराबर है V3, और कूलिंग प्रोसेस है। अगर कूलिंग प्रोसेस है तो जब कूलिंग होगी तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखें 0.2 पर प्रेशर ज़्यादा था, 0.3 पर प्रेशर कम है। तो इस तरह PV डायग्राम और TS डायग्राम से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह की चेंजिंग्स आ रही हैं हमारे प्रोसेस में। 3 से 4 हमारे पास है रिवर्सिबल आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। अब जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, ये देखें एडियाबैटिक कंप्रेशन 3 से 4 में। अब 3 से 4 में क्या हुआ, एडियाबैटिक कंप्रेशन हुई है। मैंने आपको बताया कि जब कंप्रेशन होती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। 3 प्रेशर कम है, P4 प्रेशर ज़्यादा है, और प्रेशर के साथ साथ उसका वॉल्यूम कम हो जाता है जब हम कंप्रेस करते हैं किसी चीज़ को। तो देखें V3 मेरे पास ज़्यादा है, V4 मेरे पास कम है। तो 4 से 1 मेरे पास प्रोसेस है रिवर्सिबल कांस्टेंट वॉल्यूम हीटिंग प्रोसेस, या ये हमारे पास हीट सप्लाई। ठीक है, कांस्टेंट हीट सप्लाइंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। 4 से 1 में हीट सप्लाई हो रही है। जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, उसका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम तो उसका ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। लेकिन जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, हीट प्रोवाइड करते हैं तो गेलोसिक लॉ के मुताबिक टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर के। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब परफेक्ट गैस को हीट प्रोवाइड की जाती है तो उसके टेम्परेचर के साथ साथ उसका प्रेशर भी इंक्रीज होता है। ये देखें प्रेशर इंक्रीज। इसी तरह ये TS डायग्राम थी, 1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस था, तो ये देखें 1 से 2 एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एक्सपेंशन हो रही है एडियाबैटिक पे, तो इसका मतलब है एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, S1 इज इक्वल टू S2। एक्सपेंशन हो रही है तो टेम्परेचर कम होगा, तो ये जो इसकी लाइन है ये स्ट्रेट लाइन आएगी नीचे की तरफ। फिर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम लोगों ने क्या करवाया था, कूलिंग। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब कूलिंग होगी तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाएगा। देखें T2 से कम होगा, T3 हो गया। फिर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन जब हुई, जब कंप्रेस किया हमने तो क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। देखें T3 ये है, T4 मेरे पास ये आ गया, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो गया और एंट्रोपी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी। अब 4 से 1 प्रोसेस हमारे पास है हीटिंग प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हम हीट ऐड कर रहे हैं ना, यहाँ पे हीट रिलीज कर रहे थे तो कूलिंग हुई, हीट ऐड करेंगे तो हीटिंग होगी। 4 से 1 है हीटिंग प्रोसेस। तो हीटिंग प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड कर रहे हैं हम, तो हमारे पास टेम्परेचर क्या है जी, ज़्यादा हो जाएगा। तो देखें T4 ये है, T1 ये है। तो यहाँ तक तो आपको PV और TS डायग्राम की समझ होनी चाहिए कि किस प्रोसेस में किस तरह की वेरिएशंस हमारी आएंगी, किस तरह हमारी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, कम ज़्यादा होंगी। हम बात करते हैं थर्मल एफिशिएंसी की। तो हमने स्टडी किया था थर्मल एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन डिवाइडिंग बाय जो हमने उसको हीट सप्लाई की गई होती है किसी साइकिल को या किसी इंजन को, उसका जो किया गया काम होता है उसको हीट सप्लाई पर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाती है। अब प्रोसेस 1 से 2 जो है, देखें प्रोसेस 1 से 2 क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, PV की पावर गैमा इक्वल टू C। ठीक है, तो हमने इसमें टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप फाइंड किया था कि T2 ओवर T1 हमारे पास होता है V1 ओवर V2 की पावर गैमा -1। अब V2 हमारे पास मैक्सिमम वॉल्यूम है, V1 मेरे पास मिनिमम वॉल्यूम है। मैक्सिमम वॉल्यूम डिवाइडिंग बाय मिनिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू कंप्रेशन रेशो।
आर यहां पे क्या होगा, कंप्रेशन रेशो, ये आप नोट करते जाएं साथ साथ चीजें। कंप्रेशन रेशो, यहां पे मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास है V1 ओवर V2, यहां मेरे पास क्या आया है V2 ओवर V1। तो इसको जब मैं V1 ओवर V2 करूंगा ना, V1 ओवर V2 मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले गई, ऊपर वाली नीचे आ गई, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा 1 ओवर R। ठीक है, ये भी चेंज हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो मैंने क्या कर दिया, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 ओवर R की पावर गैमा माइनस 1, ये मैं लिख सकता हूं यूं। ठीक है, फिर हम आए अपने प्रोसेस 2 पे, 2 से 3 पे। 2 से 3 प्रोसेस पे हमें पता है हमारा है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट वॉल्यूम हमने बताया कि अगर गैस को कांस्टेंट वॉल्यूम पे गर्म करें तो उसका टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। ये कौन सा लॉ हमें बताता है, गेलोसिक लॉ, परफेक्ट गैस का गेलोसिक लॉ। हम लोगों ने लॉ ऑफ परफेक्ट गैस में जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें स्टडी किए थे, गेलोसिक लॉ को हमने स्टडी किया था। अब देखें हीट सप्लाई हमारी इसमें क्या होगी, चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो हीट सप्लाई उसमें हो रही होगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मेरे पास हीट सप्लाई आ जाएगी Q2 से 3 mCV डेल्टा टी। डेल्टा टी 2 से 3 में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है माइनस मिनिमम टेम्परेचर। अब मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है 2, मिनिमम क्या है 3, तो ये आ जाएगा mCV T2 माइनस T3। आपने इन टेम्परेचर्स को देखने के लिए TS डायग्राम देखनी है। तो ये मेरे पास आ गया हीट रिजेक्शन, ये क्या है हीट रिजेक्शन। ठीक है, हीट आउट हो रही है ना 2 से 3 में, तो हीट रिजेक्शन। अब हम बात करते हैं प्रोसेस 3 to 4 पे, 3 से 4 फिर एडियाबैटिक हमारे पास है प्रोसेस। एडियाबैटिक क्या है, कंप्रेशन हो रही है। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि PV की पावर गैमा इक्वल टू C। ठीक है, तो देखें T3 ओवर T4 इज इक्वल टू V4 ओवर V3 की पावर गैमा माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, अब V4 ओवर V3, लेकिन मेरे पास R की वैल्यू बनेगी इस एक्सप्रेशन में R इज इक्वल टू मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है V3, मिनिमम वॉल्यूम क्या है V4, मतलब V3 ओवर V4 मैक्सिमम वॉल्यूम ओवर मिनिमम वॉल्यूम। लेकिन यहां पे V4 ओवर V3 है तो ये R की बजाय क्या हो जाएगा 1 ओवर R हो जाएगा, जो मैंने यहां पे लिखा है कि T3 ओवर T4 की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर R की पावर गैमा माइनस 1। अब हम लास्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा प्रोसेस 4 to 1, 4 से 1 भी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हीटिंग हो रही है, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो इसका मतलब है कि चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, इस प्रोसेस में भी तो T4 ओवर P4 इज इक्वल टू T1 ओवर P1 इक्वल टू कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू गेलोसिक लॉ, जहां पे जैसे हमने ये देखो पढ़ा। अब Q4 से 1 क्या होगी mCV, CV क्या है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम mCV। अब टेम्परेचर फिर हम देखेंगे 4 से 1 में किस तरह हमने लिखना है, T1 माइनस T4 आएगा कि T4 माइनस T1 आएगा। तो देखें मैक्सिमम टेम्परेचर T1 है, मिनिमम T4 है, तो हमने क्या लिखा T1 माइनस T4।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, हीट सप्लाइड। ले स्टूडेंट, अब हमें पता है वर्क डन जो होता है, देखिए थर्मल एफिशिएंसी बराबर होती है वर्क डन ओवर हीट सप्लाइड। हीट सप्लाई भी हमारे पास आ गई, हीट रिजेक्शन भी आ गई। अब वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन हमारे पास होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं उसमें से कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है। देखिए जब हम सिस्टम को, इंजन को कोई हीट सप्लाई करते हैं तो वो सारी की सारी हीट वर्क डन में नहीं कन्वर्ट होती, उसमें कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट हो जाती है। तो हीट सप्लाई हमारे पास वर्क डन होगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। तो मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, हीट सप्लाइड MCV T1 माइनस T4, हीट रिजेक्टेड MCV T2 माइनस T3। तो एफिशिएंसी के फार्मूला में मैंने वैल्यूज पुट कर दी। अब देखें MCV कॉमन है, मैं कॉमन ले लूँगा तो ये नीचे वाले MCV से क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा नीचे वाले MCV से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, T1 माइनस T4 माइनस T2 माइनस T3। आपने ब्रैकेट्स में ये वैल्यूज़ लिखनी है, अदरवाइज ये जो माइनस है इन वैल्यूज़ को चेंज करेगा। अब इनको मैंने अलग-अलग से लिख लिया एलसीएम को ओपन करके। तो ये मेरे पास देखे T1 माइनस T4 इस T1 माइनस T4 से कैंसिल हो जाएगा, T2 माइनस T3 T1 माइनस T4 बचा, ये आ गई थर्मल एफिशिएंसी 1 माइनस T2 माइनस T3 डिवाइडिंग बाय T1 माइनस T4। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से T3 कॉमन ले लेंगे। देखें T3 मैंने इस वैल्यू से कॉमन ले लिया है, तो मेरे पास क्या होगा, इस वैल्यू के नीचे T3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी। सादा तरीन इसको मैं अगर अल्फाज में समझाऊं तो मैंने क्या किया है कि T3 से मल्टीप्लाई करवाया है और T3 से डिवाइड करवाया है, ठीक है। तो नीचे से मैंने T4 को कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा T1 ओवर T4। ये T4 क्या हो जाएगा, कॉमन आ गया तो माइनस सिर्फ 1 बचेगा। अब आपने एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है जो कि पूरा प्रोसेस इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। देखें हमने फाइंड किया जी T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1 ओवर R की पावर गैमा माइनस 1। मैंने यहाँ लिख दिया T2 ओवर T1 की पावर 1 ओवर R गैमा माइनस 1। एडियाबैटिक प्रोसेस का हम लोग फार्मूला ले रहे हैं। फिर मैंने बोला कि T3 ओवर T4 बराबर है जी 1 ओवर R की पावर गैमा माइनस 1। अब मैं कह सकता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं कह देता हूं कि जी 1 और 2 को कंपेयर करने से तो मैं कह दूंगा कि अगर ये दो वैल्यूज बराबर हैं तो ये भी बराबर होंगी। T2 ओवर T1 इज इक्वल टू T3 ओवर T4, ठीक है। अब देखें अगर मैं इस T3 को इस T1 की जगह ले आऊं तो ये T1 ऑटोमेटिकली T3 की जगह चला जाएगा, जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, इस T3 को जब यहाँ पे ले आया मैं, T3 को मैं T1 की जगह ले आया, T1 को मैं T3 की जगह ले आया, तो ये क्या हो जाएगा T2 ओवर T3 इज इक्वल टू T1 ओवर T4। मतलब कि T2 ओवर T3 बराबर है T1 ओवर T4 के, ठीक है। तो मैं T2 ओवर T3 बराबर है T1 ओवर T4 के, इसका मतलब है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई। तो इन दोनों को हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस ये बाहर जो T3 था और बाहर T4 था, 1 माइनस T3 डिवाइडिंग बाय T4। अब आए वापिस T3 ओवर T4 की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1 ओवर R की पावर गैमा माइनस 1। तो मैंने इसकी जगह पुट कर दी
तो ये मेरे पास आ गई ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल क्या होगी? 1 माइनस 1/r की पावर गैमा माइनस 1। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियन सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करे और बेल आइकन पर क्लिक करे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डीजल साइकिल को यहाँ पे स्टडी करेंगे कि डीजल साइकिल क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस पर क्या क्या चेंजिंग्स आ रही होती हैं सिस्टम में। तो हमारे नेक्स्ट लेक्चर तक आप इस लेक्चर को भरपूर तरीके से प्रिपेयर करें और अपना ख्याल रखें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।